सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। जो आपकी नई बुक है लुसेंट, उसको हम शुरू करेंगे, क्योंकि इस बुक से भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और वो क्यों बनते हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके ये क्वेश्चन भी अधूरे रहेंगे भाई। ठीक है ना। तो मैं आपके सामने जिस भी टॉपिक पे बात करूंगा उसको कहानी के तौर पे आपके सामने रखूंगा। पहले आप मेरी कहानी को सुनिए, स्टोरी को सुनिए, उसके बाद आप पीडीएफ में से क्वेश्चनों को देखिए। फिर आप देखेंगे कि झट से आप सभी क्वेश्चनों के जवाब दे पाएंगे। तो भाई नई बुक आपको बाजार में लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एंड तक बने रहिए। जिस भी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे साथ साथ में आपको उसकी पीडीएफ फ्री में देंगे। तो आज हम बात करते हैं भाई भारतीय राजनीति में भारतीय संविधान के बारे में। क्योंकि भारतीय राजनीति में बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई भारतीय संविधान का जिक्र नहीं हो। तो भारतीय संविधान के बिना भारतीय राजनीति अधूरी है। तो बात करते हैं कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि क्या रही है, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा है। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए बात कर लेते हैं। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला पॉइंट आता है भाई 1757 की प्लासी की लड़ाई किसने जीती? अंग्रेजों ने जीती, सभी को पता होगा। 1764 का बक्सर का युद्ध किसने जीता? अंग्रेजों ने जीता, पता होगा। ये दोनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों के हौसले सातवें आसमान पे पहुंच गए। उन्होंने पूरी तरीके से बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया भाई, बंगाल को अपने अधीन में ले लिया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई कानून पास किए, कई कानून पारित किए, कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की आज सीढ़ियां बने हैं। यानी आज भी वो भारतीय संविधान के अंदर मौजूद हैं। तो वो कौन कौन से कानून है भाई, बात करते हैं। तो अंग्रेजों ने पहला कानून बनाया है आपके सामने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं देखो दोस्तों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी थी जो, उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता किसके द्वारा मिली? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मिली है। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है। तो आपके ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए ना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। इस कानून के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी गवर्नर के साथ जनरल और जोड़ दिया गया भाई। ठीक है। तो मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को भी इसके अधीन कर लिया गया। मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर था वो भी किसके अधीन हो गया भाई? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। इस एक्ट के तहत यानी इस कानून के द्वारा क्या हुआ भाई? पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? आपसे पूछ सकते हैं भाई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था जो, उसके तहत पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए। कौन बनाए गए? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, एक एक पॉइंट रखूंगा भाई। ठीक है ना। तो इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बनी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी जो प्रसिद्ध हुआ करती, उसके प्रसिद्ध के 4 सदस्य मौजूद थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से यानी इकट्ठे किया करते। बात को समझे। इस कानून के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बनी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। यानी अपना जो सरकार को चलाना था भाई, वो सरकार को किस तरीके से चलाते थे? इकट्ठे सरकार को चलाते थे चारों सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है। आपसे पूछ सकते हैं भाई, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1774 में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। यानी कुल 4 सदस्य बने भाई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आपका पीछे से जो अक्षर दिया गया, अगर आपने वो भी याद कर लिया काफ़ी है, लेकिन पूरा नाम याद करेंगे वो भी अच्छी बात है। सर सर जो आपके इलीजा इम्पे थे, सर इलीजा इम्पे के मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के। अन्य न्यायाधीश कौन कौन से बने हैं? चैम्बर्स लिमेस्टर आइट। ठीक है भाई। अन्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहली बार बनाए गए थे, जो चैम्बर्स लिमेस्टर आइट बनाए गए। और जो आपके मुख्य न्यायाधीश वो बने भाई इम्पे साहब। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका आता है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। बात क्या है? यानी जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, उसके तहत क्या निर्णय किया गया कि कर्मचारी थे भाई, जो कर्मचारियों को निजी व्यापार करना है, प्राइवेट काम करना है और भारतीय लोगों से उपहार लेना है,
ये काम आपको नहीं करना है, ये रोक लगा दी। ठीक है ना भाई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का अधिकार नहीं मिला, भारतीय लोगों से व्यापार व रिश्वत लेने पर रोक लगा, यानी रोक लगा दी गई। ठीक है, बात समझ गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा यानी इस कानून के द्वारा जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। बात क्या कह रहा है ये, जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का किस पर नियंत्रण हो गया भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर अपना नियंत्रण पूरी तरीके से जमा लिया था। इसे भारत में जो राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी पूरी तरीके से भाई ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों को देना जरूरी कर दिया गया। तो कौन से कानून के तहत कर दिया गया, जो ये जानकारी दी जाती थी राजस्व नागरिक सैन्य मामलों की जानकारी कौन से एक्ट के तहत दी गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजों को ये जानकारी देना बहुत ही जरूरी कर दिया गया ब्रिटिश सरकार को। तो नेक्स्ट एक्ट आता है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का क्या काम रहा है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए आपका कानून लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, 1781 में आया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को, जो कलकत्ता में सरकार बनी थी भाई, हमने बात करी थी कलकत्ता में सरकार किस तरीके से बनी है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सरकार बनाई गई है। तो उस सरकार को भाई बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया, यानी विधि, विधि मीन्स क्या होता है, कानून। ठीक है भाई, कानून बनाने का अधिकार बंगाल बिहार उड़ीसा में ये मिल चुका था भाई कलकत्ता सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट कौन से एक्ट के तहत मिला था ये आपको पता चलेगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी के तहत। अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर आप पेंसिल का यूज करो तो मैं पेंसिल का भी यूज कर लूँगा, लेकिन कई बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप पेंसिल का यूज मत किया करो, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा। तो आप कमेंट कर देना भाई आपकी इच्छा क्या है। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। भाई 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो क्या है, तो इस एक्ट के द्वारा जो आपका दोहरा प्रशासन था भाई वो शुरू हो गया था। दोहरा प्रशासन किस तरीके का, एक तो आपका बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक आपका बना भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत आपके क्या काम होते थे, व्यापारिक मामलों के लिए ये बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए बनाया गया था, राजनीतिक मामलों के लिए। नेक्स्ट जो आपका कानून आता है भाई वो आता है 1793 का चार्टर अधिनियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य जो कर्मचारी हुआ करते थे, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हुआ करते थे, उनके वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अब बात करें भाई जो आपके नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कौन कौन से थे, हमने जैसे बात करी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो ये सदस्य हुआ करते थे, इनके जो वेतन की बात है, जो कर्मचारियों के वेतन की बात है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ से जाता था, भारतीय राजस्व से। तो भारतीय राजस्व में से तनख्वाह देने की जो बात की गई है कर्मचारियों की, कौन से कानून के तहत की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी दोस्तों 1793 चार्टर अधिनियम के तहत, क्योंकि वो तो हमारा शुरुआत का कानून था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कानून था वो। तो नेक्स्ट कानून आता है भैया आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम का क्या योगदान था भाई, क्या काम आया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी भाई कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाए। जो कंपनी का अधिकार पत्र था वो 20 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया कि आगे इसको 20 वर्षों तक और हम जारी रखेंगे। कब किया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को क्या कर लिया भाई, छीन लिया है कि कंपनी क्या है, अब भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार मिलता रहा, एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश भाई जो आपकी ब्रिटिश जो नागरिक हुआ करते, ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार के रास्ते क्या कर दिए गए, ओपन कर दिए गए, खोल दिए गए। अब बात करें भाई यहाँ से क्वेश्चन आपका जो बनेगा, 1813 से पहले ईसाई पादरी जो हुआ करते हैं उन्हें भारत आने की आज्ञा नहीं थी। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भाई उनको आज्ञा दी गई कि आप भारत में आ सकते हैं। ठीक है, तो ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा कौन से अधिनियम के तहत मिली है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है,
इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी भाई, कंपनी के व्यापारिक अधिकार हैं जो वो क्या कर दिए जाएं, समाप्त कर दिए जाएंगे। अब बात करेंगे कंपनी के व्यापारिक अधिकार हैं जो किस कौन से एक्ट के तहत समाप्त हुए, तो कौन से अधिनियम के तहत समाप्त हुए हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त हुए हैं। अब कंपनी का कार्य है भाई जो आपका ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया था, यानी कंपनी का काम सिर्फ क्या हो गया था, भारत पर हमने शासन करना है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया। बम्बई और मद्रास की जो प्रसिद्ध हुआ करती उनके कानून निर्माण की शक्तियों को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। ठीक है ना भाई, जो बम्बई और मद्रास के अंदर जो कानून बनाने की शक्ति कलकत्ता सरकार को मिली थी भाई, वो सारी की सारी शक्तियां क्या कर ली गई, वापस ले ली गई। तो विधेयक जो सलाह हेतु गवर्नर जनरल की प्रसिद्ध में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि, ठीक है ना भाई, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। तो भारत का जो दास प्रथा का जो सिस्टम था भाई, उसको क्या कर दिया गया, यानी उसके खिलाफ ये घोषित कर दिया गया कि 1843 में उसका अनुमूलन कर दिया जाए। तो अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश व रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का भी कानून बनाया गया। कब बनाया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम में बना है। ठीक है भाई, यानी आपका धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात कौन से अधिनियम में हुई है, ये बात आपकी हुई है भाई 1833 के चार्टर अधिनियम में। गवर्नर जनरल की प्रसिद्ध को भाई आपके राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार मिला। यानी पूरे देश का, पूरा भारत का बजट तैयार करने का अधिकार कौन से एक्ट में मिला है, 1833 के चार्टर एक्ट में। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है ना भाई, भारतीय कानून थे जो उनका क्या किया गया, बंटवारा किया गया, वर्गीकरण किया गया। और इस कार्य के लिए विधि आयोग की भी क्या कर दी, कानून आयोग की भी नियुक्ति कर दी गई 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में भी। तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में कब हुई इनकी अध्यक्षता, 1834 में। तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। आपसे पूछ सकते हैं भाई प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ है, 1834 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में, किसने किया भाई, लॉर्ड मेकाले ने। तो नेक्स्ट कानून आता है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी भाई, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में भाई, सेवाओं का जो क्या था भाई, नामजदगी का सिद्धांत था, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। भाई अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर पहली बार अवस्था कौन से कानून में हुई है भाई, कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर पदों पे जा सकते हैं। तो 1853 का चार्टर अधिनियम में यह अवस्था हुई है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके क्या महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई थी हमारी 1853 के चार्टर अधिनियम में। इसके लिए भाई 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। भाई विधान पार्षद जो जोड़े गए हैं 6, वो कौन से कानून में जोड़े गए, 1853 का चार्टर अधिनियम में जोड़ा गया है ये। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट आपका जो कानून आता है वो आता है भाई 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या था, इस अधिनियम की विशेषता थी भाई भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा जाए। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, भारत का शासन था जो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दे और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की जाए। अब बात आएगी भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था कौन से कानून में की गई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1858 के भारत शासन अधिनियम में की गई। 1858 के भारत शासन अधिनियम में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है भाई। तो 15 सदस्यों की क्या है, भारत परिषद का सृजन किया गया, यानी 15 सदस्यों की भारत परिषद को बनाया गया। तो इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी जो भारतीय मामले थे भाई, ठीक है ना, उन पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण कौन से कानून में हुआ है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के कानून में। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को कौन से कानून के तहत समाप्त किया गया, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
जो बोर्ड ऑफ आपका डायरेक्टर्स और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया था। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। यानी भाई जो ब्रिटिश शासन था उस शासन में मंत्री परिषद एक भारत के नागरिक को भी मिला है। तो जो मंत्री परिषद का पद मिला वो भारत के राज्य सचिव के रूप में मिला था। कौन से कानून में, 1858 के भारत शासन अधिनियम के कानून में। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है ना भाई, जो भारतीय नियुक्त किया गया था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश संसद के प्रति क्या हुआ है, उत्तरदायी हुआ है। तो भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। यानी भारत के प्रशासन पर जो ये ब्रिटिश क्राउन था इसका पूरी तरीके से नियंत्रण था। उसका वाक्य अंतिम होता था, यानी जो बात कहनी थी उनका अंतिम निर्णय होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या उसके भाई खिलाफ हो। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो वायसराय किया गया वो कब किया गया, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय। तो ये जो आपका वायसराय है वो आपका बना है 1858 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट है भाई, इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बने। यानी जो आपके 1858 भारत शासन अधिनियम के समय की बात है, उस समय गवर्नर जनरल थे भाई आपके लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय यही बने हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका कानून है भाई 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली को शुरू किया गया। अब बात करें भाई विभागीय प्रणाली थी जो कौन से कानून में शुरू की गई, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में शुरू की गई। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई। विभागीय प्रणाली को किसने शुरू किया है, लॉर्ड कैनिंग ने। गवर्नर जनरल की पहली बार क्या शक्ति मिली भाई, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई गवर्नर जनरल को कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। तो गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति मिली है भाई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय जो प्रतिनिधि हुआ करते हैं उनको शामिल करने की शुरुआत मिली। ठीक है भाई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या कर सकता भाई, वहाँ पर स्थापित कर सकता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ये था भाई आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भाई मैं आपको फ्री पोस्ट PDF दे रहा हूँ, आप वीडियो में एंड तक बने रहना और मेरी बात को पूरा सुनेंगे तो आपका क्या हर वीडियो में जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना। तो नोट में क्या दिया गया है देखो भाई, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राय को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। अब बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया को, तो वो 3 भारतीय कहाँ कहाँ से थे, कौन कौन से थे, बनारस का राजा हुआ करता, पटियाला का महाराजा हुआ करता और सर दिनकर राव हुआ करता, जिसको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में। 1873 का अधिनियम आता भाई, 1873 का अधिनियम का जिक्र करते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की बात कौन से कानून में की गई, 1873 के अधिनियम में बात की गई है भाई। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से कब भंग हुई है, 1 जनवरी 1884। डेट को याद कर लेना, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो ये जो कानून था इस कानून का जिक्र करते हैं। तो इस कानून में क्या हुआ है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति और उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया। यानी भाई इस कानून के द्वारा गवर्नर जनरल को क्या किया गया, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी के रूप में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण यानी लोगों के निर्माण विभाग का कार्य को करने की सलाह दी गई। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या कर दिया गया भाई, सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया कि आप भारत की महारानी हो। कब घोषित किया गया, 28 अप्रैल 1876। ये भी डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी भाई। नेक्स्ट है 1892 भारत परिषद अधिनियम भाई, 1892 ईस्वी का भारत
प्रसिद्ध अधिनियम क्या था? इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करना और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भी शक्ति मिली है। 1909 का भारत प्रसिद्ध अधिनियम क्या था भाई? मार्ले मिंटो सुधार। ये 1909 का था भाई, मार्ले मिंटो सुधार को या 1909 का भारत प्रसिद्ध अधिनियम को। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते, ऐसा प्रावधान किया गया है। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ भाई जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व करते थे उनको मंजूरी दी गई है। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। अब क्वेश्चन बनेगा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन माने गए? लॉर्ड मिंटो। तो भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने यानी चर्चा करने की सलाह, जो चर्चा करते थे भाई उसमें सार्वजनिक हित रखते थे, वो प्रस्ताव पेश करने की शक्ति या हम कह सकते हैं कि अधिकार दिए गए। ठीक है, तो प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा व्यवसाय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे भाई जो क्या थे? वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अब पूछ सकते हैं भाई, जो वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य का नाम पूछे तो आपका नाम आएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो उन्हें विधि सदस्य बना दिया गया, यानी कानून का सदस्य बना दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी जो आपका कॉरपोरेशन हुआ करता है उसमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब इसमें नोट में जो मुख्य पॉइंट दिया गया है वो ध्यान से देख लो। 1909 में भाई जो आप लॉर्ड जो मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, उन्हें लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बनाए गए 1909 में। ठीक है, तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत प्रसिद्ध अधिनियम ही रहा भाई। ठीक है, तो भारत अधिनियम 1909 था जो आपका, वो था भाई सबसे कम समय तक चलने वाला, क्योंकि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम जो कानून चला था 1909 का ये कानून चला है। नेक्स्ट कानून है भाई आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। इसकी क्या विशेषता हुई भाई, इसका जिक्र करते हैं तो केंद्र में भाई जो आपका क्या था, केंद्र में द्विस्तनात्मक विधायिका की स्थापना कर दी गई। आपसे पूछ सकते हैं भाई केंद्र में द्विस्तनात्मक विधायिका कब बनाई गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, यानी मार्टेंगू चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा बनी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी भाई, जिसमें 34 निर्वाचित हुआ करते, कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या इसमें 144 रखी गई। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया दोस्तों, लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो है जिनमें 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत सदस्य में। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का किया गया। दोनों सदनों का अधिकार समान था, इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को होता था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन इसके द्वारा ही आया भाई। ठीक है, कौन से कानून के द्वारा? 1919 के कानून के द्वारा। तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन माने गए भाई? लियोनस कार्टियस। ठीक है भाई, लियोनिस कार्टियस थे जो आपके प्रांतों यानी राज्यों में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया, आरक्षित और स्थानांतरित व आंतरिक। ठीक है, आरक्षित विषय कौन कौन से थे वो आपके सामने देख लो भाई, वित्त, भूमिकर, अंकाल, साहित्य, न्याय, पुलिस, पेंशन। ठीक है ना, ये देख लेना भाई, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, याद कर लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो नोट में दिया गया है वो देख लो। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया गया। यानी इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा ही समाप्त किया गया। तो 1935 का एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि 1935 के एक्ट से ही भारत के मोस्टली कानून लिए गए हैं जो आज वर्तमान में भी लागू हैं। तो भारतीय का जो सचिव हुआ करता भाई उसको अधिकार दिया गया कि भारत में जो क्या है महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया। अंततः 1926 में
ली आयोग यानी 1923 और 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कौन से कानून के तहत, जिसकी हम चर्चा करें 1919 के कानून के तहत। इस अधिनियम के अनुसार भाई वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इनमें सांप्रदायिक आधार पर सिख और भारतीय ईसाई आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंदर जो बात हुई है, वैधानिक आयोग का भी गठन हुआ है, जो कार्य 10 वर्षों के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप से बनाए रखना भी इसका काम था। तो कुछ विषयों से संबंधित भाई जो कानून बनाए जाते थे उनको पूरी तरीके से भाई क्या है, ये जरूरी हो गया था कि क्या उनकी अनुमति ली जाए। तो उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वोटो यानी वीटो करने व सम्राट के विचारों के लिए आरक्षित करने की भी शक्ति मिली है। और यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा क्या है, उनको नामंजूर किए गए या पारित न किए गए या किसी भी विधेयक या अनुदान को या प्रमाणित कर दे, ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान ही हो जाया करते। कौन से कानून पे हम बात कर रहे हैं, 1919 के कानून की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकते थे जिन्हें अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसमें जो नोट पॉइंट है वो क्या है, इसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अब आपसे पूछेंगे भाई, नोट कर लेना, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से कानून के तहत मिला है, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाएं अपना पहली बार मत करने आई थी भाई। उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन थी भाई, आपकी थी लॉयड जॉर्ज। नेक्स्ट था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये कानून भाई आपका आज भी वर्तमान में कई कानूनों को बनाए हुए है। ये शासन था भाई जो आपका 1935 का, इसमें बात की गई है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर यह आधारित है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे आधारित है भाई 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सी रिपोर्ट पे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे भाई, 10 अनुसूची पूछ सकते हैं। 1935 का जो कानून था उसमें कितनी अनुसूची थी भाई, अनुसूची 10 थी और जो अनुच्छेद थे वो आपको 321 मिलेंगे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी वही विशेषता पे बात की जाए तो अखिल भारतीय संघ था जो, उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 आपके कमिश्नर के क्षेत्र उन्हें देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो अपनी इच्छा से भाई क्या करते थे, संघ में शामिल हो गए थे। तो प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य कर दिया गया कि वो केंद्र सरकार की मानेंगे 1935 अधिनियम के तहत, ठीक है ना। सारे के सारे राज्यों को केंद्र सरकार की माननी थी और आज भी माना जा रहा है भाई, ठीक है ना। जो कानून देश में लागू वही प्रांतों में लागू, वही राज्य में लागू, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संधि घोषणा पत्र जारी करने का अवसर नहीं आया। तो जो प्रांतीय स्वायत्तता बनी है वो किस तरीके से बनी है, देखो भाई, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस तरीके से हुई है, इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतों और विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची व समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची क्या थी भाई, परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनासक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और जो मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। अब आपसे पूछे भाई जो आपकी नौसेना, मुद्रा सेना, वायुसेना, विदेशी कार्य, करेंसी का जिक्र कौन सी सूची में है, तो वो परिसंघ सूची में भाई। प्रांतीय सूची में किसका जिक्र है, तो प्रांतीय विधानमंडल है भाई, क्या है, प्रांतीय विधानमंडल की क्या यानी क्या है, अधिकारिता है। तो प्रांतीय मंडल की क्या है, अधिकारिता थी इसमें, यानी इस सूची में वर्णित विषय पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। यानी राज्य अपने तौर पे कानून बना सकता है, वो केंद्र सरकार की सलाह पे। केंद्र सरकार भाई उस कानून को रद्द भी कर सकती है, केंद्र इसमें भाई क्या है, शिखर में है। तो प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे भाई, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। तो प्रांतीय सूची के कौन कौन से विषय आएंगे, पुलिस भाई किसके अधिकार में आती है, राज्य सरकार के, ठीक है ना, राज्य सरकार के अधीन आती है। प्रांतीय लोक सेवा किसके अधीन आती है भाई, राज्य सरकार। और शिक्षा किसके अधीन आती है भाई, राज्य सरकार। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय भाई जैसे कि दंड विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, ये सारे के सारे विषय भाई
जो सॉरी दोस्तों, सारे के सारे विषय हैं जो आपके, ये सारे समवर्ती सूची यानी दोनों विषय में थे, यानी केंद्र सरकार में भी थे और राज्य सरकार में भी थे। ठीक है भाई, समवर्ती सूची में। तो जो आपके सामने मैंने जो जिक्र किया है उसमें भाई जो मुख्य पॉइंट निकले वो क्या निकले, किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर ही परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति दे सकता है। दो प्रांतीय विधानमंडलों की वही क्या है, अनुरोध पर आज्ञा पर परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकता है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि यानी परिसंघ कानून और प्रांत का कानून क्या था भाई, अभिभावी होता था। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई, यानी जो आपकी क्या थी, अवशिष्ट विधायी शक्ति थी, वो किसको दी गई है, 1935 के कानून में वायसराय को दी गई है। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अम्बेडकर के क्या विचार थे भाई, 1935 के अधिनियम में नेहरू और अम्बेडकर के क्या विचार रहे। गुलामी का अधिकार पत्र था भाई ये, नेहरू और अम्बेडकर ने कहा कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है जो 1935 का अधिनियम है। एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये कहा गया 1935 के अधिनियम को। तो अम्बेडकर ने क्या कहा भाई, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई अक्षमा नहीं मांगनी। संविधान के प्रारूप में क्या भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया, यानी आज भी उसके भाई कुछ तथ्य मौजूद हैं जो आपके सामने है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था है, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों द्वारा विस्तृत था। इसमें न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति भाई आपकी प्रीवियस काउंसिल यानी लंदन को प्राप्त है। तो ब्रिटिश संसद की जो आपकी सर्वोच्चता है ये किसको दी गई। इस अधिनियम में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था भाई। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय जो आपकी क्या थी, व्यवस्थापिका थी, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। भारत प्रसिद्ध का अंत कैसे हुआ भाई, इस अधिनियम के द्वारा भारत प्रसिद्ध का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति था भाई उसका विस्तार कैसे हुआ। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को जारी किया गया और उसका विस्तार दलित जातियां, महिला और मजदूर वर्ग तक कर दिया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का भाई क्या हुआ है, अभाव रहा है। तो आगे पॉइंट आता भाई हमारा, तो इसके द्वारा भाई बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यानी बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, 1935 के अधिनियम द्वारा। तो क्या है भाई, अंदन को इंग्लैंड के क्या अंदन था तो भाई उसको इंग्लैंड का क्या था, औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए यानी कंट्रोल के लिए भाई, नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 अधिनियम के तहत की गई है। तो भाई इसने क्या, मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला। तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या रहा है भाई, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया, मंजूर किया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं शामिल की गई। इस अधिनियम की प्रमुख प्रावधान जो निम्न प्रकार से हैं, उनमें कौन कौन से प्रावधान रहे। 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई भाई 15 अगस्त 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए, यानी 2 ऐसे राज्य बने भाई जो 15 अगस्त 1947 को बनाए गए पाकिस्तान और भारत के रूप में। उन्हें ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, यानी क्या उनको ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंपेगी। तो सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों को दिया गया, संविधान सभा को सौंपी जाएगी। तो भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक के गवर्नर जनरल बनाए गए, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की गई। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वो विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी। ये ऐसा प्रावधान 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था इसमें ये लागू कर दिया गया। ठीक है भाई, तो समझ गए मेरी बात को। तो इसमें जो आगे दिया गया भाई, भारत मंत्री यानी जो भारत के मंत्री पद समाप्त कर दिए जाएंगे, यानी भारत के मंत्री पद समाप्त कर दिए जाएंगे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा। शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं होगा तब तक उसे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन करना पड़ेगा। तो देशी रियासतों पर ब्रिटिश की जो सर्वोपरिता का अंत था भाई वो समाप्त हो चुका था। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होना और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भाई भारत जो भारत क्या था, जो भारत जो आपका क्या आया था, डोमिनियम
उसको क्या कर दिया गया, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल या पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलेट जिले को छोड़कर भारत का शेष जो आपका राज्य क्षेत्र मिल चुका था। यानी सिलेट जिले से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पूर्ववत होने के पूर्व वही जो आपका जनमत संग्रह उसमें पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया था। ठीक है ना। तो आज के नोट में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भाई भारतीय संविधान सभा। तो हमने भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ लिया दोस्तों। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप वीडियो को एंड तक सुनना, एंड तक देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।